So today we will discuss parathyroid gland. डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड की और बाद में पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन डिस्कस करेंगे. ये है एपिग्लॉटिस. दिस इज एपिग्लॉटिस. यहाँ पर है हायोइड बोन. Hyoid bone and this is this part larynx, that is sound box. This is larynx or sound box, and below the larynx trachea is present. So this is trachea. These are tracheal cartilage. Tracheal cartilage. Thyroid gland is present below the larynx and in front of trachea. So this is back side of thyroid. This is back side of thyroid gland. Okay, so this is thyroid. Diagram is completed. This is thyroid gland. Epiglottis. Larynx. That is sound box. This is hyoid bone, and this is thyroid. Thyroid. This is right lobe of thyroid. Right lobe of thyroid, and this is left lobe of thyroid. This is left lobe of thyroid. This is trachea and parathyroid. Two pairs of parathyroid glands are there. There is one pair and here is another. Superior and inferior parathyroid. Superior parathyroid. Superior, and this is inferior parathyroid gland. Parathyroid gland. Okay, so parathyroid gland. So this is parathyroid gland. This is parathyroid gland. This is also a parathyroid gland, and this is parathyroid gland. Parathyroid gland is located on the posterior surface of thyroid gland. ये जो हमें डायग्राम में दिख रहा है ना, तो थायराइड का ये कौन सा सरफेस है? डॉर्सल, पीछे का. ऐसे यहाँ पर मैं थायराइड ड्रॉ करती हूँ. देखिए थायराइड यहाँ पर अगर मैंने ड्रॉ किया, वेंट्रल साइड से हम देख रहे हैं थायराइड को. ये हो गया लैरिंग्स,
दिस इज थायराइड, दिस इज थायराइड एंड दिस इज ट्रकिया, बराबर है। दिस इज ट्रकिया, ये थायराइड है, ये लैरिंग्स है, ये थायराइड है एंड दिस इज ट्रकिया। तो हमें वेंट्रल साइड से ट्रकिया नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना थायराइड का, ये इसने क्या किया है, ट्रकिया को, ये ट्रकिया के ऊपर है, तो इसलिए हमें ये वेंट्रल व्यू से ट्रकिया नजर नहीं आएगा। लेकिन इसको हम उल्टा कर देंगे। आया आपको समझ में? अब अगर यहाँ से देखा तो ये हो गया आर, मतलब राइट साइड, एंड ये हो गया लेफ्ट साइड। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, घुमाने के बाद अगर हम इसे उल्टा कर देंगे, हम ये वेंट्रल साइड, ये हो गया उसका डॉर्सल साइड। समझ में आया? तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, अब हमें ट्रकिया नज़र नहीं आ रहा, थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसको ऐसा ऐसे, तो हम इसको घुमा देंगे तो ये राइट वाला पोर्शन इधर चला जाएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन उधर चला जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ये राइट लोब ऑफ थायराइड, और इसे लिखा है मैंने लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड। हमें दिख रहा है ये ट्रकिया पूरा क्लियरली, लेकिन यहाँ हमें ट्रकिया क्यों नहीं दिखता? अरे भाई, इसके पीछे है ना ट्रकिया, ये जो पोर्शन है इसका बस इसके पीछे है ट्रकिया, तो हमें कैसे दिखेगा ट्रकिया? तो थायराइड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ट्रकिया, ट्रकिया के सामने थायराइड है ना, तो ये जो पोर्शन है इसके पीछे ट्रकिया का जितना भी पोर्शन है वो हमें नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम थायराइड को डॉर्सल साइड देखते हैं, थायराइड को पीछे से देखते हैं, तो हमें ये पूरा ट्रकिया इस तरह से नजर आएगा। अब थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड का जो पोस्टीरियर सरफेस है, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पर हमें पैराथायराइड ग्लैंड दिख रही है। पैराथायराइड ग्लैंड के कितने पेयर्स है? 2 पेयर्स है। ये जो है ये सुपेरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स, और ये जो है ये है इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स। कितने पेयर्स है पैराथायराइड ग्लैंड्स के? 2 पेयर्स है। पैराथायराइड ग्लैंड का लोकेशन बताइए मुझे, एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है पैराथायराइड का? एग्जैक्ट लोकेशन है पोस्टीरियर, यस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड। थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस पर हमें जो ग्लैंड दिखती है, दैट ग्लैंड इज पैराथायराइड, दैट ग्लैंड इज पैराथायराइड ग्लैंड। कितने पेयर्स है पैराथायराइड ग्लैंड्स के? 2 पेयर्स। कितने पेयर्स है? 2 पेयर्स। कौन से? सुपेरियर, समझ में आया? और दूसरा कौन सा होगा? इंफीरियर। सुपेरियर पैराथायराइड ग्लैंड एंड इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। सुपेरियर ये ऊपर है तो सुपेरियर, ये नीचे है तो इंफीरियर। ऊपर का जो भी होता है, ऊपर का पार्ट, उसे सुपेरियर बोला जाता है, जो नीचे होता है उसे क्या बोला जाता है? इंफीरियर। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? ये जो पेयर है पैराथायराइड ग्लैंड की, इट इज सुपेरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स। अगर मैं मेरा एरो ऐसा करती थी तो यहाँ मुझे एस लगाना था, सुपेरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स, लेकिन मैंने एक ही को लेबल किया है ना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा सुपेरियर पैराथायराइड ग्लैंड। समझ में आया आपको? तो मैंने आज माइक ही नहीं लगाया है, माइक लगाना भूल गई हूँ। लगा देती हूँ अभी। लोगों ने बताया ही तो फिर से दोहराना पड़ेगा कि ये पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पर है। पोस्टीरियर सरफेस समझ में आता है आपको? पीछे का सरफेस। इसलिए हमें यहाँ या इधर से देखेंगे थायराइड को तो ऐसे देखेंगे, पीछे जाके देखना पड़ेगा थायराइड को।
है ना। तो हम थायराइड को अगर निकालेंगे, पूरा स्ट्रक्चर अगर निकालेंगे, उसको उल्टा करेंगे, पीछे से जाके देखेंगे तो हमें ऐसा नज़र आएगा। पोस्टीरियर सरफेस पर पैराथायरॉयड के कितने पेयर्स है? 2। ये हो गया सुपेरियर पैराथायरॉयड, ये हो गया इन्फीरियर पैराथायरॉयड। इतना समझ में आया आपको? तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज पैराथार्मोन और कोलिप्स हार्मोन। क्या बोलते हैं हम इसे? पैराथार्मोन और कोलिप्स हार्मोन। समझ में आया? पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, सीक्रेट होता है? बताइए मुझे। पैराथार्मोन, दूसरा नाम क्या है इसे? कोलिप्स हार्मोन। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था इस हार्मोन को? कोलिप्स ने। कोलिप्स ये साइंटिस्ट का नाम है ना। कोलिप्स ने एंडोक्राइनोलॉजी की स्टडी की है। कोलिप्स का बड़ा योगदान है एंडोक्राइनोलॉजी के स्टडी में। ये कोलिप्स हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ कोलिप्स, ही इज़ द पायोनियर ऑफ दिस हार्मोन। कोलिप्स नाम के साइंटिस्ट ने पैराथार्मोन को डिस्कवर किया था, तो इसीलिए पैराथार्मोन को कोलिप्स के नाम से जाना जाता है। कोई डिफ़िकल्टी? ये जो पैराथार्मोन है, इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। केमिस्ट्री अगर हम इसकी पढ़ेंगे तो इट इज़ ए पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब समझते हो? ये अमीनो एसिड्स से बना है। जब अमीनो एसिड्स जब बाइंड होते हैं तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और इससे जो बनता है दैट इज़ पॉलीपेप्टाइड। क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड, है ना बेटा। प्रोटीन ही बना ना ये, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। तो ये जो हार्मोन है ये पेप्टाइड हार्मोन क्यों है? क्योंकि ये अमीनो एसिड से बना है। इतने पॉइंट समझ में आए? पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने कि पैराथायरॉयड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। There are 2 pairs of parathyroid glands. This is superior parathyroid glands and these are inferior parathyroid glands. Parathyroid glands secrete a hormone named as parathormone or Colip's hormone. Colip's is the name of scientist who discovered this hormone, hence parathormone is named as Colip's hormone. Parathormone is peptide hormone. Parathormone is peptide hormone. It is made up of amino acids. It is peptide hormone. In difficulty? Next point. डायग्राम को तो मिटा नहीं सकते, डायग्राम को रखना पड़ेगा। बोर्ड की ये साइड यूज़ करती हूँ पढ़ाने के लिए। आपको समझ आ रहा पूरा? आगे चलेंगे। ये जो पैराथार्मोन है ना, इसका काम क्या है? देखिए, जो थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, समझ में आया? थायरॉइड ग्लैंड में सी सेल्स होते हैं, सी सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं वो? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड में जो कैल्शियम की लेवल होती है उसको कम करता है कैल्सिटोनिन। लेकिन ये जो पैराथार्मोन है, पैराथार्मोन का काम है, पैराथार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। आपको समझ में आया इतना? कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। पैराथार्मोन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन,
इन दोनों हार्मोन्स का जो वर्क है अपोजिट टू ईच अदर। वर्क कैसे करेंगे? ये दोनों का वर्क कैसा है? अपोजिट वर्क करेंगे। अपोजिट का मतलब कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। माइनस किया मैंने, माइनस का साइन दे दिया, मतलब डिक्रीज करेगा। पैराथार्मोन क्या करेगा बेटा? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर मैंने प्लस का साइन दे दिया। दोनों भी अपोजिट है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है। पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। दोनों हार्मोन का वर्क है अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या बोलेंगे हम इसे? एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, या फिर एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ये जो हार्मोन की पेयर है कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन, ये जो हार्मोन की पेयर है, इस हार्मोन के पेयर को क्या बोलेंगे बेटा? हार्मोन की पेयर को बोलेंगे हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्यों बोलेंगे एंटागोनिस्टिक हार्मोन? क्योंकि दोनों का वर्क कैसा है? अपोजिट टू ईच अदर। कैल्सिटोनिन डिक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल एंड पैराथार्मोन इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन होते हैं। ये दो हार्मोन पैंक्रियाज के हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन भी एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, वैसे ही ये कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन भी क्या है? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? नेक्स्ट पॉइंट, ये पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को किस तरह से डिक्रीज करता है? धीरे धीरे एक एक पॉइंट हम लेंगे। पैराथार्मोन increases blood calcium level, increases blood calcium level। ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे इंक्रीज होगी? नंबर 1, स्टिमुलेट absorption of calcium and phosphate, stimulate absorption of calcium and phosphate by gastrointestinal tract। gastrointestinal tract मतलब stomach and intestine। this is stomach and this is intestine। small intestine plays an important role in the digestion. Okay, this is large intestine. So what is the role of parathermone? Parathermone stimulates gastrointestinal tract, means parathermone stimulates wall of stomach and wall of intestine to absorb more and more calcium and phosphate from food. In this way, level of calcium and phosphate will increase in blood. फूड में जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है, उस कैल्शियम एंड फॉस्फेट का एब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है कौन? पैराथायरॉयड हार्मोन, बाय स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है। किस लिए स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को?
to absorb more and more calcium and phosphate from the food. तो फूड में जो भी कैल्शियम एंड फॉस्फेट है, इस कैल्शियम एंड फॉस्फेट को ये स्टमक की एंड इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब करेंगी एंड ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड की कैल्शियम लेवल बढ़ेगी। समझ लो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में है फूड, फूड में है कैल्शियम और क्या है? फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। फिर समझ लो ये ब्लड वेसल है, दिस इज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कंटेन ब्लड। पैराथर्मोन क्या करेगा? PTH पैराथर्मोन इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को स्टिमुलेट करेगा। जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को स्टिमुलेट करेगा पैराथर्मोन, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जो वॉल्स है वो वॉल्स फूड में जो भी कैल्शियम एंड फॉस्फेट है इनका एब्सॉर्प्शन करेंगे। इन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड की कैल्शियम एंड फॉस्फेट की लेवल क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आया आपको? दिस इज़ द फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकेंडली, ये हो गया फर्स्ट मैकेनिज्म और इस मैकेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट। और ये क्या करता है? पैराथर्मोन नंबर 2 reduces loss of calcium in urine. This is the second one. पहला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को स्टिमुलेट करता है फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इस तरह से कैल्शियम एंड फॉस्फेट की लेवल बढ़ेगी ब्लड में। नंबर 2 क्या करेगा? रिड्यूसेस, ये पैराथर्मोन रिड्यूसेस लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। यूरिन में कैल्शियम का लॉस होने नहीं देता। समझ में आया ना? यूरिन से कैल्शियम का लॉस कम होगा, मतलब ब्लड में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होगी। थर्ड वन, नंबर 3 हम किस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं? पैराथर्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। नंबर 3 पैराथर्मोन और क्या करेगा? ये बोन है, this is bone and what is this? Is blood vessel. What is this? This is blood vessel. This is bone. पैराथर्मोन बोन पर एक्ट होगा। बोन में क्या है? बोन में है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो पैराथर्मोन क्या करता है कि इस बोन को स्टिमुलेट करता है, बोन से कैल्शियम एंड फॉस्फेट का रिलीज करता है। कहाँ पर? ब्लड में। समझ में आया? पैराथर्मोन क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स बोन्स टू रिलीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट इनटू ब्लड। तो बोन में जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट है वो कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इस तरह से ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ेगी। तो पैराथर्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल किस तरह से बढ़ाता है? रिड्यूसेस लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन बाय स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू absorb calcium and phosphate from food. It also stimulate bones to release calcium and phosphate into blood.
Next, if there is a hyposecretion of पैराथार्मोन, नेक्स्ट पॉइंट है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू पैराथार्मोन। पहले ले लेंगे हम हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या होता है? लेस सिक्रीशन, कम सिक्रीशन, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। जब पैराथार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम के लेवल कम होंगे। समझ में आया ना? क्योंकि पैराथार्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, reduces or decreases blood calcium level। अगर पैराथार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होता है तो क्या होगा? ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगी। क्या होगा? ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगी। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम होती है तो इट इंक्रीजेस nerve excitability and muscle excitability। इससे क्या होगा कि if there is a hyposecretion of parathormone, then there will be decrease level of calcium in blood. Decrease secretion of parathormone will decreases level of calcium in blood and it will increases nerve excitability and muscle excitability। नर्व, अगर कैल्शियम की लेवल कम हो जाती है ब्लड में तो नर्व की एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी, मसल्स की एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ेगी। एंड दिस इज कॉल्ड पैराथार्मोन टिटैनी। क्या बोलते हैं इस डिसीज़ को? इट इज़ कॉल्ड पैराथायरॉयड टिटैनी और हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी। दिस इज कॉल्ड पैराथायरॉयड टिटैनी और हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी। इसके सिम्टम्स क्या होंगे बाद में बताती हूँ, पहले हमें यही पॉइंट को क्लियर करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। पैराथार्मोन का सिक्रीशन अगर कम होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथार्मोन का सिक्रीशन कम कर देती है तो उसे क्या होगा? इसे ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होती है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगी। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल अगर कम होती है तो नर्व का जो भी फंक्शन है, मसल का जो भी फंक्शन है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का रिलैक्सेशन, नर्व की जो कंडक्टिबिलिटी है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, ये सारे जो फंक्शंस है रिलेटेड टू मसल्स एंड नर्व्स, ये सारे फंक्शंस अफेक्ट होंगे। कैल्शियम की लेवल अगर कम हो जाती है तो उससे नर्व की एक्साइटेबिलिटी बढ़ सकती है, बढ़ेगी, मसल की एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसे बोलते हैं पैराथायरॉयड टिटैनी और हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी। इस डिसीज़ का नाम क्या है? पैराथायरॉयड टिटैनी और हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी। इसका सिम्टम है मसल ट्विच एंड स्पैसम। सिम्टम क्या है इसका? मसल ट्विच
एंड स्पैज़म। स्पैज़म मसल ट्विच का मतलब होता है मसल ट्विच एंड स्पैज़म इसका मतलब होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देखिए पूरा देखेंगे फिर से। जब पैराथायरॉयड हार्मोन का मतलब पैराथार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होता है ब्लड में, इसका सिक्रीशन कम होता है तो उससे क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ होगी। ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ होगी तो उससे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीजेस नर्व एक्साइटेबिलिटी एंड मसल एक्साइटेबिलिटी। ऐसा हो गया तो जो डिसीज़ होगा पर्सन को जिसमें पैराथायरॉयड का हाइपोसिक्रीशन हुआ है, उस डिसीज़ का नाम है पैराथायरॉयड टिटैनी और हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी। इसके सिम्टम्स क्या हो गए, मसल ट्विच एंड स्पैज़म। अब ये स्पैज़म मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देखिए हमारे जो वॉलेंट्री मसल्स है या फिर स्केलेटल मसल्स है, तो हम जब मूवमेंट करते हैं वॉलेंट्रीली वो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम की लेवल ब्लड में कम होती है तो मसल्स ट्विच एंड स्पैज़म मतलब मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इनवॉलेंट्री अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होंगे कभी कभी और फिर पेन होगा। कभी कभी है ना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नींद में रहते हैं हम, तो हम उसे बहुत बार ऐसे होता है ना, जब हम नींद में रहते हैं तो मसल्स, पैर के मसल्स जो रहते हैं ना, वो नीचे वाला पैर है ना, पीछे वाला, वहाँ के मसल्स, थाई मसल्स, हाथ के नहीं होते लेकिन पैर के हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने आप, और फिर वो सीधे ही नहीं होता, उस वहाँ पर बहुत दर्द होता है, उसे ही बोलते हैं मसल ट्विच और स्पैज़म। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो गया वो, है ना बेटा। तो इस तरह ये किस में होता है, वो तो अलग कारण है, वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा किस डिसीज़ में होता है, ये पैराथायरॉयड टिटैनी और हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी। कैल्शियम लेवल अगर ब्लड में कम होती है तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, मसल ट्विच एंड स्पैज़म, दैट इज़ इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ये तो हो गया हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन भी इसकी देखनी पड़ेगी, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। ये तो हाइपोसिक्रीशन हो गया। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, पैराथार्मोन का अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो उसे हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन increases blood calcium level। पैराथार्मोन कैल्शियम लेवल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैराथार्मोन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। पैराथार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है तो कैल्शियम का सिक्रीशन इंक्रीज होता है, मतलब पैराथार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है तो कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होती है। पैराथार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज होता है तो कैल्शियम की लेवल डिक्रीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैल्सीटोनिन का ऐसा नहीं है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। जितना ज़्यादा कैल्सीटोनिन सीक्रेट होगा उतनी कैल्शियम की लेवल डिक्रीज होगी। वहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जैसे ये बोन है,
सिक्रीशन हो रहा, कैल्शियम हाइपर सिक्रीशन हो रहा, ये ब्लड वेसल है। दिस इज अवर ब्लड वेसल, है ना। ब्लड वेसल मतलब ये कैपिलरी। पैराथार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी ज़्यादा स्टिमुलेट होगा टू एब्जॉर्ब मोर कैल्शियम फ्रॉम द फूड। यूरिन से भी ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट होगा। तीसरा तो ये जो पैराथार्मोन है, पैराथार्मोन बोन्स को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो बोन्स से कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ आ जाएगा? बोन्स से ब्लड में आ जाएगा। समझ में आया आपको? तो बोन्स में जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो रिलीज़ होगा इन ब्लड, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाना है ब्लड की, बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा कैल्शियम लेवल ब्लड की? पैराथार्मोन। समझ में आया ना? अब अगर ऐसा होता है तो उसमें ये जो बोन्स है, ये बोन्स में अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो दैट डिसीज इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी बोन डेंसिटी? क्योंकि बोन में जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, वो बोन से रिलीज होके कहाँ आ रहा? ब्लड में। तो यहाँ पर बोन डेंसिटी जो है, बोन डेंसिटी डिक्रीज होगी। आया क्या आपको समझ में? नेक्स्ट क्या होगा कि बोन्स बेंड हो सकते हैं, बेंडिंग। बोन्स में फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा होगी। ये सब होगा। क्यों? बोन्स थिन हो गए ना। थिन क्यों हो गए बोन्स? बोन की डेंसिटी क्यों कम हो गई? क्योंकि हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। बोन को स्टिमुलेट कर रहा है, पैराथार्मोन को क्या करना है? कैल्शियम की लेवल ब्लड में इंक्रीज करनी है। तो ब्लड की कैल्शियम की लेवल 3 मेथड से इंक्रीज होती है ना। एक तो इंक्रीजिंग एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाय स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। समझ में आया ना? एंड बाय रिड्यूसिंग excretion of calcium in urine by increasing release of calcium and phosphate from bone into blood। तो जितना ज़्यादा पैराथार्मोन सीक्रेट होगा उतने ज़्यादा बोन्स थिन होते जाएंगे, क्योंकि बोन्स को स्टिमुलेट करता है पैराथार्मोन। बोन्स को स्टिमुलेट करेगा, बोन्स में जो भी कैल्शियम फॉस्फेट है वो बोन्स से रिलीज़ होके कहाँ चले आएंगे? ब्लड में जाएंगे। ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ेगी, लेकिन तब बोन्स के साथ क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस, ये डिसीज़ होगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है, बोन बेंडिंग हो सकते हैं, बोन फ्रैक्चर होने की ज़्यादा संभावना है। इसे हम बोलेंगे डीमिनरलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम? डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ये वर्ड ध्यान में रखना आप। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। सॉफ्ट होंगे बोन्स। क्यों बेटा सॉफ्ट होंगे? क्योंकि बोन्स में जो भी कैल्शियम है वो बोन्स से कहाँ रिलीज़ हो रहा है? ब्लड में। तो बोन की डेंसिटी कम हो गई, बोन थिन हो गए, बोन सॉफ्ट हो गए, मतलब डीमिनरलाइजेशन। ये एरो क्या दिखाता है? डीमिनरलाइजेशन। बोन में जो मिनरल्स है वो बोन्स से निकल के कहाँ जा रहे? ब्लड में। तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स रिजल्ट इनटू सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। इससे बोन बेंड होंगे बोन्स, फ्रैक्चर होंगे। ज़्यादातर ये ऐसे फीमेल्स जो होती है ना, फीमेल में ये ज़्यादा होता है। जो फीमेल्स मेनोपॉज, जिनमें मेनोपॉज आता है ना, उसके बाद होता है ये। सो इट इज़ कॉमन इन वुमेन हु हैव रीच्ड मेनोपॉज।